हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे केमिस्ट्री क्लास में और यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को समस्थानिक या आइसोटोप्स के बारे में बताऊंगा। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। समस्थानिक, आप परमाणु के बारे में जानकारी रखते होंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानकारी होगी आपको। उसी से संबंधित आपको समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक ये चीजें मिलेंगी और केमिस्ट्री में इन सभी चीजों का जानना बहुत ही जरूरी होता है। समस्थानिक, वास्तव में समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व से संबंधित होते हैं। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे, लेकिन परमाणु भार जो होते हैं यानी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के ऐसे परमाणु, अभी हमने बताया है, जिनकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग किंतु परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब एक ही तत्व के परमाणु होंगे। जैसे अक्सर पूछता है एग्जाम्स में हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप पढ़े होंगे, वो आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, आप ध्यान देंगे बाबू, समस्थानिक कौन कौन है। पहला होता है प्रोटियम 1H1, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा 1H1। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, इसको आप प्रोटियम बोलते हैं। 1H1 जो होगा इस समस्थानिक को, हाइड्रोजन के समस्थानिक को प्रोटियम कहेंगे, इसका नाम प्रोटियम होता है। और नंबर 2 1H2 ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इस समस्थानिक को ड्यूटेरियम बोलते हैं। और 1H3 ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के आप देख रहे हैं, इनका परमाणु क्रमांक 1 है, तीनों का परमाणु भार, प्रोटियम का परमाणु भार 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। इसके आधार पर आप देखेंगे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है और प्रोटॉनों की संख्या भी समान है। आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर मालूम करनी हो तो आप परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो आपको जो है न्यूट्रॉनों की संख्या मालूम होगी। इसमें से अगर घटा देंगे 1 में से 1 तो 0, इसमें परमाणु जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा। और इसमें 2 में से 1 घटा देंगे न्यूट्रॉन की संख्या मालूम करने के लिए तो इसमें 1 न्यूट्रॉन होगा। और इसमें 3 में से 1 घटा देंगे, इसमें 2 न्यूट्रॉन होगा। लेकिन परमाणु क्रमांक, आप एक चीज को जान लीजिए अगर नहीं जानते हो तो, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही जो है उसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे और उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम जानते हैं समभारिक के बारे में, आइसोबार्स। अभी
आपने समस्थानिक देखा, समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन परमाणु भार अलग अलग होंगे। समभारिक, आइसोबार्स, नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार। समान परमाणु भार वाले, द्रव्यमान संख्या समान होगी। इसमें तत्वों के ऐसे परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे इसमें, एक ही तत्व के नहीं, तत्वों, इसलिए मैं तत्व बोल रहा हूं, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान, यानी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, उनको हम समभारिक बोलते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, समभारिक द्रव्यमान संख्या जो होगी इनकी अलग होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होंगे लेकिन जो परमाणु क्रमांक होंगे वो अलग अलग होंगे। ये अलग अलग तत्वों के परमाणु ही होते हैं। आप जानते होंगे अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, उनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। अब आप देख सकते हैं इसके उदाहरण कौन कौन है, कई उदाहरण इसके बारे में आप सुने भी होंगे, कई उदाहरण आप देख सकते हैं। ये 16 सल्फर परमाणु भार की बात हो रही है। परमाणु भार तो समान होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक जो होंगे वो अलग होंगे, इसलिए इनका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये उदाहरण 18 आर्गन 40 और 18 आर्गन 40, फिर आपके सामने है 20 कैल्शियम 40, और एक तत्व का हो सकता है पोटेशियम, पोटेशियम का भी ये हो सकता है 19 पोटेशियम 40, इसका भी आपको इस तरह का परमाणु मिलता है। आर्गन का इतना होता है, कैल्शियम का इतना होता है। आप यहां देख रहे हैं परमाणु क्रमांक इसका 18 है, आर्गन का, कैल्शियम का 20 है, पोटेशियम का 19 है, लेकिन परमाणु भार तीनों के 40 हैं। ये अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो अलग अलग होगी ही। 18 इसमें प्रोटॉन होंगे, इसमें 20 प्रोटॉन होंगे, इसमें 19 प्रोटॉन होंगे। इस चीज को भी आप जानते जाइए कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उस परमाणु में जो होंगे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उनके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, बस न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स भी इसको कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या है उनको आप देखेंगे। सम न्यूट्रॉनिक
आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। नाम से स्पष्ट हो गया होगा आपको, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उनको हम सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। इसको भी आप, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहलाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उस परमाणु में जो होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, और उस परमाणु के नाभिक में जो होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। और आपको मालूम होगा कि नाभिक में ही जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, ये न्यूक्लियन इसलिए इनको बोला जाता है, दोनों जो ये कण हैं इनको न्यूक्लियन ही बोला जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। इसीलिए तो आप इनका उदाहरण आप देख लीजिए कौन कौन सा है। 16 सल्फर, 38 और 38 नहीं होता है, और 17 क्लोरीन, इसका 17 क्लोरीन 37 और 16 सल्फर 17 क्लोरीन, ये दो हो गए। 18 आर्गन, 38, ये इसी का जो है समस्थानिक है, इसी आर्गन का। और यहां आप देखिए ये 20 कैल्शियम, 40 ये हो गया, और 19 पोटेशियम 39, ये परमाणु भार, इसका भी जो है एक सम स्थानिक होता है। यहां कैल्शियम का समस्थानिक, ये भी जो है सम न्यूट्रॉनिक होता है इनके आपस में। और 17 क्लोरीन का भी एक 17 क्लोरीन 35 होता है, ये क्लोरीन का ही एक समस्थानिक है। लेकिन यहां देखिए आपस में इनका कैसे सम न्यूट्रॉनिक है, इनको हम देखते हैं। आप यहां देखिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक, अभी हमने बताया परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दें या इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दें या परमाणु क्रमांक घटा दें, तीनों समान होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो मालूम हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं 36 में से 16 घटा देंगे अगर, तो 20 न्यूट्रॉन इसमें मिल जाएंगे। परमाणु भार में से अगर घटा दें तो यहां भी आप देख लीजिए 37 में से अगर 17 घटा दें, यहां भी 20 न्यूट्रॉन इसके भी नाभिक में होंगे, क्लोरीन के भी नाभिक में, इसके आर्गन के नाभिक में आप देख सकते हैं 38 में से अगर 18 घटा दें तो यहां भी 20 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यहां भी 20 होंगे, यहां भी 20 होंगे, 39 में से 19 घटा दें तो ऐसे जो है सम न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी जिनके नाभिक में, उनको हम सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे। अब ये तीन चीजें हो गई। चौथी चीज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, उसको भी आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है समविन्यासी
आइसोस्टीयर्स, लैंगम्यूर साहब ने इसको बताया था 1919 में। उसको आप ध्यान देंगे पहले। समविन्यासी, लैंगम्यूर साहब ने 1919 में इनके बारे में बताया था, जिन अणुओं या आयनों में परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था भी समान होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो उनकी संरचना होती है वो समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था ही अभी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि संरचना को निर्धारित करती है। इस प्रकार के समूह को आइसोस्टेरिक ग्रुप या समविन्यासी, आइसोस्टीयर्स कहते हैं, या इस प्रकार के समूह कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन अणु है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है और NO+ आयन है। आप इनको आप देख सकते हैं कैसे। N2 में आप देख रहे हैं, आप ध्यान देंगे बाबू तभी आपके समझ में आएगा। N2 में देखिए 2 प्रोटॉन है, सॉरी 2 परमाणु है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 परमाणु, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। साइनाइड आयन में भी आप देख रहे हैं एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का। NO+ आयन में भी आप देख रहे हैं एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का। अब आप देखिए कैसे इनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था समान होती है, कैसे इनकी संरचना समान होती है, वो आप देख सकते हैं। ये N2 है, इधर नाइट्रोजन के 2 अणु जो होते हैं ये अनाबंधी होते हैं और तीन का जो है ये आपस में साझेदारी कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन के अणु जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, आपस में साझेदारी कर लेते हैं। ध्यान देंगे तभी आपके समझ में आएगा नाइट्रोजन के 2 परमाणु कैसे मिलते हैं आपस में। तो इनकी संरचना आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से। ये एकल जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये अनाबंधी होते हैं और ये 3 की साझेदारी कर लेते हैं। इसलिए आपस में जब 3 की साझेदारी किए हैं तो ट्रिपलिंग बॉन्ड इनको से आप शो कर सकते हैं। एक रैखीय इनकी संरचना होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का भी आप देख सकते हैं कैसे होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना ध्यान देंगे वो तभी आपके समझ में आएगा। कार्बन के लास्ट में आप लोग जानते ही हैं अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन जो है वो साझेदारी करता है इनसे ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके पास अनाब ये इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाते हैं। और वास्तव में ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो करता है डबल बॉन्ड के लिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे भी देता है ये उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाने के लिए, यानी युग्मन के लिए। तब इसके पास 8 हो जाते हैं, 4। और ऐसे जब 2 की साझेदारी करेगा तो आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 ही होगा। इसके पास तो 8 हो गए। अब जब ये 8 सैचुरेट में हो जाता है तो कार्बन को ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है दे देता है ये युग्म बनाने के लिए। तो इस तरीके से इसकी भी एक रैखिक संरचना बनती है। ऐसे 2 की साझेदारी की और 2 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी के लिए दिया तो उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। इस तरीके से देखिए इनकी जो संरचना है रैखिक, ये रिजुरेखीय वाली संरचना है, रैखिक संरचना है। 180 डिग्री का एंगल बनेगा ये। अब यहां देखिए साइनाइड में क्या होता है उसको भी आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से।
साइनाइड को भी, साइनाइड का स्ट्रक्चर, साइनाइड आयन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये कार्बन इसमें जो होता है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया रहता है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया रहेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन उधार है तो ऋणी रहेंगे ये जो साइनाइड आयन है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 का जो है ये नाइट्रोजन से साझेदारी कर लेता है, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये सॉरी, यहां पर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं इस बिंदु से, ये हो गया कि समझ में आ गया। ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, इसलिए चूंकि लिया है तो ऋणी होगा ही, कर्जदार होगा ही, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया आपस में ये, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना। सेम इसी तरीके की स्ट्रक्चर इसकी भी बनेगी, आप देख सकते हैं यहां पर 3 की साझेदारी किए आपस में कार्बन और नाइट्रोजन, और इनके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा ही रहता है। अब NO+ आयन का भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है। ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो नाइट्रोजन के लास्ट में आप जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोष में, तो इसके पास केवल और केवल जो है बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 की साझेदारी। ऑक्सीजन तो 2 की साझेदारी बहुत ही आसानी से करता है, ये 2 की साझेदारी यहां पर कर लेगा और शेष 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे भी देगा। इसका अष्टक तो पूरा हो जाएगा बाबू, ऐसे इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है, आप देख रहे हैं, और ये धनी बने हुए हैं एक इलेक्ट्रॉन देकर, इनका भी अष्टक ऐसे 4 2 6 ही हो रहा है। 2 जब ये दे देगा तो अष्टक इनका भी पूरा हो जाएगा, और 2 की साझेदारी करके यह ऑक्सीजन जो अपना भी अष्टक पूरा कर लेता है। ये भी जो है अब दाता बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन इधर देकर, तो इसकी स्ट्रक्चर भी आप ऐसे बना सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सामने इनकी बनी हुई है। ये लीनियर पेयर जो है यहां पर इनका भी आसानी से बन जा रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर आसानी से ऐसे ही बन जाती है इनकी। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, चारों की स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए इनको समविन्यासी आइसोस्टीयर्स कहा जाता है। अब आइसोस्टीयर के साथ क्या हो सकता है, उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यह है आपके सामने समविन्यासी, जो समविन्यासी अणु या आयन होते हैं या समूह होते हैं, उनके प्रमुख लक्षण जो लैंगम्यूर साहब ने बताया कि क्या हो सकती है, उनके मुख्य लक्षण या मुख्य गुण उनके क्या हो सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं, उनके आधार पर इन दोनों पॉइंट को अगर आप ध्यान देंगे तो समविन्यासी को आप समझ जाएंगे। मैं चूंकि ऐसी व्यवस्था कर दे रहा हूं, लिखने में जो समय वेस्ट हो रहा है उस कम समय में आपको कोई चीज बताने के लिए, तो इसलिए मैंने ये लिखा है समविन्यासी अणु और आयन सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक दोनों होते हैं। मैंने आपको इनके परिभाषा में, इनके बारे में जब शुरू में बताया तो मैंने बताया है इस चीज को कि ऐसे अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और अणुओं की संख्या समान होती है, उनको समविन्यासी
या आइसोस्टीयर्स कहते हैं। इनकी संरचना भी, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था भी उनमें समान होगी और उनकी संरचना भी समान होगी। एक चीज और आप ध्यान देंगे, जब जो भी समविन्यासी समूह होंगे अगर उन पर आवेश समान होगा, विद्युत आवेश समान होगा, तो उनके भौतिक गुण भी बहुत ज्यादा समान होंगे। उनके भौतिक गुणों में भी ज्यादा अधिकतर समानताएं पाई जाएंगी। जैसे अभी मैंने जो उदाहरण आपके सामने बताया था, इसमें आप देख रहे हैं N2CO और मैंने ये बताया था आपको साइनाइड का और NO पॉजिटिव, NO प्लस का। ये इनमें आप देख रहे हैं ये दोनों आयन, ये निगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो इनके भौतिक गुणों में समानता नहीं होगी। लेकिन यहां आप देखिए ये न्यूट्रल अणु है, ये भी न्यूट्रल अणु है। तो यहां देख सकते हैं आप नाइट्रोजन भी गैस है, ये भौतिक समानता आप देख लीजिए दोनों में। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है। भौतिक गुण में दोनों की एक समानता आप देख लिए बहुत आसानी से। ये भी दो अणु इसमें भी है, इसमें भी दो अणु है, सॉरी दो परमाणु इसमें भी है, दो परमाणु इसमें भी है। ये आप समानता बहुत ही आसानी से आप देख लिए। जो इसकी समझो, ये भी गैस है, ये भी गैस है। मेरे ख्याल से आप इन तीनों चारों चीजों के बारे में जो मैंने बताया आप विधिवत समझ लिए होंगे और ध्यान भी दिए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट करना भी मत भूलिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।